नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले 23 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका याद रखने का ट्रिक क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि हर एक दिन यानी कि 1+1 यानी कि हर एक दिन जो जनसंख्या है वो बढ़ते जा रहा है। तो आपको मालूम होगा कि दिन पर दिन जो जनसंख्या है वो बढ़ते जा रहा है। तो हर एक दिन यानी कि 1+1 यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो याद रखने का यह ट्रिक है। तो देख सकते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष से मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1987 ईस्वी में दुनिया की जो जनसंख्या हो गई थी वो 5 अरब से भी अधिक हो गई थी। और इसी ऐतिहासिक आंकड़े की याद में 1989 ईस्वी में जो कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया और तब से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने क्रूज भारत मिशन से जुड़ने का गौरव प्राप्त किया है। तो भारत में सबसे पहले कौन सा ऐसा राज्य हुआ जो कि क्रूज भारत मिशन से जुड़ा है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य जुड़ा है। ऑप्शन ए गुजरात राज्य जुड़ा है। तो देख सकते हैं कि गुजरात राज्य क्रूज भारत मिशन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यह मिशन है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर का क्रूज पर्यटन तंत्र विकसित करना, यानी कि वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर क्रूज पर्यटन तंत्र को विकसित करना। और जो गुजरात की समुद्री सीमा है जिसकी लंबाई लगभग 2340 किलोमीटर है, जिसमें नर्मदा नदी आती है और साबरमती नदी आती है, तो ऐसी नदियों को समुद्री पर्यटन हब बनाना है। और आपको बता दूं कि क्रूज भारत मिशन के तहत समुद्री जो सीमा है उसका विस्तार होगा और इसके अलावा जो समुद्री पर्यटन है उसका भी विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर पुरुष एकल खिताब पूछा गया है, वो भी 2025 विंबलडन टेनिस का। तो कौन जीता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इस भाई साहब का तस्वीर। तो ये कौन है? तो ये है जेनिक सिनर। ऑप्शन डी जेनिक सिनर। तो देख सकते हैं विंबलडन 2025 का पुरुष का एकल खिताब जो कि जेनिक सिनर ने जीता है। और जेनिक सिनर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह इटली से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दो कि कार्लोस अल्कराज को हराकर जेनिक सिनर जीते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जुलाई 2025 में भारत का नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया है। तो जुलाई 2025 में कौन सा ऐसा जगह है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा मराठा सैन्य भूदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो देख सकते हैं कि मराठा सैन्य भूदृश्य जो कि भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। तो 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा बन चुका है? तो मराठा सैन्य भूदृश्य बन चुका है। और इसमें शिवनेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ और जीजी किला जैसे किला शामिल है। और इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हाल ही में मुहम्मदू बुहारू का निधन हो गया था। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये देख सकते हैं कि एक देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन इनका हाल ही में निधन हो गया और इनका नाम है मुहम्मदू बुहारू। तो यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ये नाइजीरिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी। तो देख सकते हैं कि नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति और वे एक सैन्य शासक भी हुआ करते थे जिनका नाम यहाँ पर मोहम्मद बुहारू है। उनका निधन हो चुका है। और कब हुआ था? तो 13 जुलाई 2025 को हुआ था और उनकी उम्र 82 वर्ष की थी। और उनका निधन क्यों हुआ? तो वह लंबे समय से स्वास्थ्य से ग्रसित थे। और उनका निधन किस कारण से हुआ? तो वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और लंदन के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 15 यानी कि बंदरा, यानी कि बंदर की तुलना कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक बंदर जो कि एक फुर्तीला होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछल कूद करते रहता है, यानी कि उसमें कौशल होता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है 15 यानी कि बंदरा। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि 15 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो देख सकते हैं कि हर साल 15 जुलाई को दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य क्या है, तो इस दिन का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार प्रदान करना है, साथ ही साथ उनको कौशल भी प्रदान करना है ताकि वो रोजगार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये आपका मनाया जाता है 17 जुलाई को। और इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा न्यायालय से, न्याय यानी कि न्यायालय से। अगर आप न्यायालय के चक्कर में पड़िएगा तो आपको यहाँ पर 17 यानी कि खतरा हो जाएगा। अगर आप न्यायालय जाइएगा तो वहाँ पर कोर्ट कचहरी चीज़ होती है, तो ऐसे में आपको वहाँ पर खतरा हो जाएगा। तो ऐसे में इसको याद रखिएगा 17 जुलाई को यहाँ पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो देख सकते हैं कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो कि प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो यह न्याय से रिलेटेड है, उत्तरदायित्व और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक भावना का उत्सव है, यानी कि यह मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस दिवस का उद्देश्य क्या है, तो इस दिवस का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर न्याय सुनिश्चित करना। यानी कि मान लीजिए कि दो देशों के बीच युद्ध हो जाता है या फिर कोई झमेला हो जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर न्याय मिलता है। तो इसको यहाँ पर सुनिश्चित करना है, साथ ही युद्ध पीड़ितों और विस्थापितों और अत्याचार सहने वाले को न्याय भी दिलाना है। इसके अलावा मानव के अधिकारों की रक्षा भी करना है। तो इन उद्देश्यों के कारण विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है। तो किसका परीक्षण किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा आकाश प्राइम का परीक्षण किया गया है, जो कि लद्दाख में किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए आकाश प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि लद्दाख में परीक्षण किया गया है। और यह आकाश प्रणाली उन्नत संस्करण है जो कि स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। और इसमें एक्टिव RF शिखर लगा होता है। RF शिखर यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर लगा होता है। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि अगर किसी भी प्रकार का मौसम है, चाहे ठंडा का मौसम है, चाहे ठंडे के कारण कुहासा बरस रहा हो या फिर बारिश हो रहा है, तो इसमें भी RF शिखर की मदद से यह मिसाइल सटीक निशाना लगा सकता है। और इसके अलावा यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसे 4500 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जाता है। और आपको बता दूं कि 25 से 30 किलोमीटर तक की हवाई खतरों को भी नष्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा ऐसा केंद्र मंत्री है जिसको यहाँ पर कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा शिक्षा केंद्रीय मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, उसको कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, उनको कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2025 को कटक ओडिशा में सम्मानित किया है। और यह समारोह प्रसिद्ध ओडिया कवि जो कि आदि कवि सरला दास की जयंती पर आयोजित हुआ था। और यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो यह पुरस्कार ओडिया की संस्कृति और साहित्य के प्रति योगदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान का तस्वीर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में उद्घाटन किया गया है। तो जो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क है वह असम राज्य में उद्घाटन किया गया है। तो देख पा रहे होंगे कि असम में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है। और आपको बता दूं कि असम का मुख्यमंत्री जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है। और एक्वाटेक पार्क से किसको फ़ायदा होने वाला है, तो यह मछली पालकों को फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्वापोनिक्स, तो एक्वापोनिक्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि पानी में पौधे को भी उगाया जाएगा और मछली को भी पाला जाएगा। और बायोफ्लोक का मतलब क्या होता है, तो बायोफ्लोक का मतलब होता है कि जैविक तत्वों की मदद से मछलियों की स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा और साथ ही साथ उसके विकास में भी ध्यान दिया जाएगा और सजावटी मछली पालन में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पहला एक्वाटेक पार्क जो कि असम में लॉन्च किया गया है, तो इसमें मछली पालन का उद्देश्य से इस पार्क को लॉन्च किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।